सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि पाकिस्तान से उन लोगों का तारुफ करवाऊं जो कि लिबरल हैं, ख्यालात में प्रोग्रेसिव हैं, पाकिस्तान को इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखना चाहते हैं। आज के हमारे मेहमान रेहान अफजाल साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं। ये एक कॉलमनिगार हैं, एकेडमिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, एक बहुत ही बाकमाल इंसान हैं, चार किताबों के मुसन्निफ हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन पे तकरीबन 30 साल से लिख भी रहे हैं, उसके ऊपर बात भी करते हैं। पाकिस्तान के लीडिंग जो वीकली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इनके कॉलम भी शाया होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि रेहान अफजाल साहब से आज एक तफसीलन गुफ्तगू का आगाज हो। हम इन्हें मुसलसल हमारे प्रोग्राम में दावत देंगे और इनकी रहनुमाई जो है वो हासिल करेंगे। सबसे पहले आए खैर मकदम करते हैं हमारे मेहमान का। रेहान भाई, आपका प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है जनाब। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं आपके लिए अरविंद भाई, आप मेरे लिए तो भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है रेहान भाई। हम तो ये कहते हैं कि हम दोनों भाइयों की तरह हैं, लेकिन जिन्ना साहब ये बात जो है ना आज से तकरीबन 80 साल पहले कह के जा चुके हैं कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाला शख्स जो है वो किसी गैर मुस्लिम का भाई हो नहीं सकता। इसी की बुनियाद पर उन्होंने मुझे और आपको अलग कर दिया। तो आज 76 साल बाद जब पाकिस्तान बन चुका है, हमारे दरमियान एक लकीर खींची जा चुकी है, आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्या मैं भाई हूं? अगर भाई हूं तो आपको जनाब दो कौमी नजरिए को खैर बात कहना पड़ेगा। अगर आप यकीन करते हैं दो कौमी नजरिए में, फिर मैं भाई हो नहीं सकता। जी देखें, ये आज की बात नहीं है। मैंने बचपन में अपने दादा को देखा, मोहन लाल साहब थे जो उनके साथ रहे थे, तो वो अक्सर उनका भाई की तरह जिक्र किया करते थे और उनकी आंखों नम हो जाती थी कि वो कितना बाद में जब वो जो दंगे हुए और जो लुटमारे हुई, जिसको वो बंटवारा जो भी, तो वो चले गए, फिर राब्ता कोई नहीं हुआ। उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, लेकिन मैंने उनको उनकी यादें हर वक्त सुनता रहा हूँ। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं और आप भाई हैं तो इससे पहले हमारी नस्ल में ये चीज है। बाकी जो जहां तक आपने जनाब साहब का जिक्र किया, तो वो तो मैं समझता हूँ कि दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी जो है बुनियादी तौर पे एक कुल्हाड़ा है मुल्कों को तोड़ने के लिए। जब उनकी पॉलिटिक्स कामयाब नहीं हुई थी तो उन्होंने वो कुल्हाड़ा पकड़ लिया। मैं इसलिए बड़े दोस्तों से मेरी बहस होती है कि ये सारा जो जुर्म है, बर्बादी हुई बंटवारे की, इसका असल का किसको समझा जाए, इसका कल्प्रेट या इसका मुजरम। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तौजीहात करते हैं। हमारे तारीखदानों ने भी बड़ी बड़ी तौजीहात की हैं, आपने भी बहुत पढ़ी होंगी। मेरा मुद्दा एक चीज है, वो ये कि नो डाउट जिन्ना की तमन्ना ये थी कि गांधी जी बाद में आए हैं, मैं पहले से था तो मुझे पहला नंबर मुझे मिलना चाहिए। अब जब शख्स ने ये नहीं सोचा कि बाहर कैफ हिंदू मुस्लिम बेशक हम एक खित्ते के कौमें उतान से बनती हैं, एक मुल्क में एक ही कौम थे, हिंदुस्तानी कौम, लेकिन एक बैकग्राउंड होती है। हमारे यहाँ जिस तरह राजपूत हैं, जाट हैं, मुख्तलिफ नस्ली चीजें हैं, तो ये चीजें थी तो एक फैक्ट के तौर पे तो मेजॉरिटी जाहिर है कि दूसरी तरफ थी, तो उनको इतना बड़ा डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। अपने पीछे ये भी तो देखना चाहिए था मेरे चाहने वाले कितने हैं, तो सारी चीजें देख के बता डिमांड करे। उन्होंने जो डिमांड की वो अनड्यू थी, जाति की डिमांड थी, और फिर उसमें वो इस हद तक चले गए कि जैसे बंदे को होता है कि अब हर चीज टूट जाए, कुछ ना रहे, लेकिन मैंने अव्वल नंबर लेना ही लेना है। अव्वल नंबर, अगर उसमें थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी को भी दोष दूंगा, क्योंकि मेरी कई दोस्तों से इस बारे में काफी, फॉर एग्जाम्पल वसीम अल्ताफ साहब मेरे दोस्त हैं, तो उनसे एक दफा वो मेरे पास आए तो वो सारा दोष जिना पे डाल रहे थे। मैंने कहा मैं आप सबसे बढ़ के जिना की अप्रोच का, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटी पे यकीन रखता हूँ। जो शख्स तोड़ने की बात करता है मेरे लिए तो वो ऐसे ही जैसे कोई डेविल होता है, क्योंकि मैं तो जोड़ने का लंबरदार हूँ। तो मैंने कहा कि लेकिन इसमें मुझे थोड़ा ये मार्जिन दें कि एक तूफान आता है, बदतमीजी का तूफान कह ले, उठ खड़े होते हैं इमोशनल लोग, जरा आप उसका हाल ये होता है कि उससे बजाय टकराने के उसको गुजरने दें, उसको कह देते ठीक है जनाब भाई साहब आप आए, संभालें आप हिंदुस्तान को, आपकी मुस्लिम लीग, हम पीछे हट जाते, आप सारी क्यादत कर लें। कितनी देर वो टिकता? साल, 2 साल, 3 साल, ये खिलवाड़ तो ना होता? कुछ देर वो करता, फिलाप तो उसने होना ही था। बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे हमारे यहाँ एक खिलाड़ी ने तूफान यहाँ बदतमीजी का बर्पा किया और अच्छी भली चलती गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसमें वो शरीफ आदमी बाहर चले गया, जो भी मामला चले। अब वो आया, 3.5 साल निकाले या 4 पूरे नहीं है, टेन्योर पूरा नहीं कर सका और जलील हो गया। आज वो देखे कहां पहुंचा हुआ है, जेल खाना जात में, और आज उसकी पार्टी रुल गई है, बल्ले का निशान खत्म हो चुका है। मेरे कहने का देखिए, हम अगर गैर जज्बाती होकर चीजों को तजिया करें इस लिहाज से कि
चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैनेज करने का तरीका यही था कि एक दफा देखें, आप सब हम जानते हैं कुछ शख्स में कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी, कोई उसकी ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई उसके साथ ऐसे दानिश्वर दनाब मुदब्बर माहिरीन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। एक खोखला एक नारा था जुनूनी किस्म का। और जुनूनियत का आपको पता है, आम जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो उनको बेवकूफ जुनूनी लोग इसी तरह से कई मौके पर बना जाते हैं। तो उसमें सारा ये भड़काऊ हुआ। मेरा कहना मानना यह है, मैं गांधी जी को अपना बहुत बड़ा हीरो मानता हूं। वो जनता के हीरो नहीं थे, बल्कि वो तो आलमी सतह पे उनकी एक हैसियत मुकाम है। लेकिन इस मामले पे स्टैंड लेना बनता था और इसका दो तरीके थे। पहला तरीका बहाल यही था कि कहते आओ जी संभालो, नहीं संभाल पाना था। उस पंडित जी को भी चाहिए था कि कोई बात नहीं, देखें वजारतें ओहदे आने जाने चीज है, असल चीज कौम में वो तूफान गुजर जाता। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, यहाँ कोई एक सवाल ले लें इसमें, कोई कुछ इशू नहीं बनना था। जी एक सवाल ले लें इसमें रेहान भाई। सवाल ये है कि हमसे जो आज 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, ये नहीं संभाले जा रहे। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी हमारे साथ होते तो आपको क्या लगता है जो तरक्की हमने आज की है, क्या हम वो कभी अचीव कर पाते? क्या हम यहाँ पे सदियों से जो लोग जो है मुजारे जा रहे थे इस शुमाली हिंदुस्तान में, ठीक है, क्या हम उनको उनके जमीनों पर कोई हके मलकियत दे पाते? मुस्लिम लीग की जो है वो तो एक ऐसी पार्टी थी जिनके अंदर सारे जागीरदार थे, फ्यूडल्स थे। वो हमें कभी लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए मौका देते? कभी नहीं देते। तो आपने बात तो बड़ी अच्छी कही है कि जी ये बात सुन ले, मैं आ रहा हूँ, अब आप ही से इंटरव्यू है, तो बात तो बड़ी अच्छी है। तो हमसे तो ये 20-25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे। अगर कोई 65-70 करोड़ मुसलमान होता तो जनाब हमारा क्या बनता? अच्छा, पहला मेरा इसमें कहना यह है कि देखें, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर इशू को ले लें। 76 ईयर हो गए, हम लोगों ने जोर लगा लिया है जहां ऊपर से नीचे तक फुल्ली के कश्मीर को हमने मर मिटना है, लेकिन वो हमारी शार आ गया, दुश्मन के कब्जे में, हमने छुड़ा के दम लेना है। आप मुझे बताएं, आपकी हुकूमतों से भी गलतियां हुई, बाज बेतदालियां भी हुई, इस सब के बावजूद आज कश्मीर का एक क्या हम 76 सालों में 1 इंच भी हासिल कर सकें? जिनकी पूरी खारजा पॉलिसी का महवर मरकज हमने वो बनाया हुआ है, आज बुरी तरह फेल होके गिरे पड़े हैं। मेरा मकसद यह है कि अगर क़यादत जानदार हो, स्टैंड ले, तो आपने 25 करोड़ को भी संभाला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहां जा रहे हैं? कुछ भी नहीं है काबू। वक्त के साथ मजीद वो आपके साथ रचते बचते जा रहे हैं। उनको अनड्यू जो ऊपर साल पे चढ़ाया हुआ था वो गलत पॉलिसी, आज उनको मेचे में लाए हैं। वही लोग आपके साथ ऐसे शिरो शक्कर होने वाले हैं। और मजीद आप देख लीजिएगा, आने वाले बसों में ये आपके लिए तंगी का बायस नहीं बनेंगे, मजीद मोल्ड मुलायम होते जाएंगे। आपको इस बात का अंदाजा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं पर भी हो, वो तो सारे लीग के लिए काम कर रहे थे। अगर हम उनको साथ में मिला भी लेते तो इस बात की क्या गारंटी थी कि वो हमें वो रिफॉर्म्स जो आजादी के बाद हम लेकर आना चाहते थे वो लाने देते? वो तो हमें आज तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने दे रहे थे। वो तो शुक्र है मोदी साहब का कि उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया। वो तो ट्रिपल तलाक नहीं हटाने दे रहे थे, वो तो कुछ नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने तो स्टॉल कर दिया था इस कंट्री को। देखिए, पहली बात यह है कि हमारी सृष्टि ये है कि जितना कोई हमें स्पेस देता है हम आगे और बढ़ते हैं। ये हमारा जो मजहबी मुल्ला की अप्रोच है, वो शैतान की आंख की तरह उसके डिमांड जो है वो बढ़ते जाएंगे जो जो स्पेस देगा। अगर स्पेस बंद कर दी जाए, उनका नाटका ठीक किया जाए, तो वो वही मेचे में भी आ जाते हैं। सऊदी अरब में मुल्ला नहीं है, मेचे में आए कि नहीं आए हैं? क्या आदत होनी चाहिए। बात यह है कि देखिए, अंग्रेज का इंटरेस्ट इसमें था कि वो इनको फुला के इनको उभार के रखता, और उसने उभारा इनको। उनके जो दीनी मदारस अंग्रेज के दौर में पैदा हुए और जो उन्होंने उधम मचाया, मुझे बताएं क्या ये सऊदी अरब में उधम मचा सकते हैं उस तरह? आपके ज़हन में ये जो है ना कि पता नहीं ये क्या बलाएं थी, पता नहीं क्या कर देते। देखें, ये जमहूरियत का दौर था। जमहूरियत में वोट वन मैन वन वोट गिना जाता है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी आपके पास, मुसलमानों की दिलचस्पी है, मुसलमानों की दिलचस्पी है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में ना होती जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता वन मैन वन वोट की बुनियाद पे। देखें, असल नुक्ता मैं आपकी खिदमत में लाना चाहता हूं कि अंग्रेज ने चूंकि उसका मुफाद ही नहीं था कि ये कोई नोयत का कायम किया जाए, लोग अपने आप में रहें, मेचे में रहें, ओवर ना हो, उसका बल्कि मुफाद था भड़काऊ कि छोटी कम्युनिटी को बड़ी के खिलाफ उकसाओ। उसने आप कई और कम्युनिटी को भी उकसाया है, क्योंकि उससे उसको फायदा पहुंचता था कि आपस में उलझेंगे तो जाहिर है कि उसकी तरफ जो उस फायर उधर जाने हैं वो आपस में लड़ेंगे। तो अगर मजबूत गवर्नमेंट आने के बाद जब वो अंग्रेज चले जाता, मजबूत एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बन जाती, मुझे बताएं उसके अंदर क्या उद्यम आज क्या इंडिया ने यही रहना था, कहीं नहीं चले जाना था। और आपकी एक मिनट वो बात आऊं कि वो अदारों में काम नहीं कर रहे थे, वो वहां अपने एक अलहदा स्टेट के अंदर स्टेट बनाई थी, ये सब
सब टूट जाती है। स्टेट के अंदर कितनी देर स्टेट, जब तक उनको बड़ी ताकतों की तरफ इशारे ना हो। अब देखिए हमारे मुल्क में आज भी ऐसे तबके हैं जो चाहते हैं स्टेट के अंदर स्टेट बनाई जाए। तरीके लब्बैक, या मैं किसी का नाम चलो नहीं भी लेता, लेकिन उनको वो बुनियाद उनकी इशारों पे है। इशारे जब होंगे तो ये चीजें होंगी। अगर आपके ऊपर मुस्तहकम कंट्रोल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, यही तो मजबूत गवर्नमेंट का एक इम्तिहान होता है कि क़यादत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप ये होती है कि वो जो लोग ओवर हैं, गुंडागर्दी पे तुले हुए हैं, उनको कुचलें, प्रेशन करके, कंट्रोल करके उनको मेचे में लाएं। अच्छा जी, खालिस्तान तहरीक कितनी उठी थी, क्या बना? बात यह कि अब मुस्तहकम आपकी गवर्नमेंट है तो अब ये सारी सोचें दब जाएंगी। सही। खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वो पंजाब के एक छोटे से हिस्से में, जो आबादी में 2% भी नहीं है, इसलिए वो जो है क्रश हो गई। मैं आपको कश्मीर की 3 जून 1947 का जो पार्टीशन प्लान है, उसके बाद 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, उसमें सरदार पटेल ने जो स्पीच दी वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। मैं यही ढूंढ रहा था इतनी देर, नहीं, तो मेरे माइंड में है। मैं लोगों को ताकि पता चल जाए वो चलें आप। तो सरदार पटेल कहते हैं, आई फुल्ली अप्रिशिएट द फियर्स ऑफ अ ब्रदर्स फ्रॉम द मुस्लिम majority areas. Nobody likes the division of India and my heart is heavy. But the choice is between one division and many divisions. We must face facts. We cannot give way to emotionalism and sentimentality. The working committee has not acted out of fear, but I'm afraid of one thing, that our toil and hard work of these many years might go to waste or prove unfruitful. वो कहते हैं, my 9 months in the office has completely disillusioned me regarding the supposed merits of the cabinet mission plan. Except for a few honorable exceptions, Muslim officials from top to down are working for the Muslim League. Peons and the servants, चपरासी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, they are working for the League. The communal veto given to the League in the cabinet mission plan would have blocked India's progress at every stage, whether we like it or not. Whether we like it or not, de facto Pakistan already exists in Punjab and Bengal. Freedom is coming. We have 75 to 80% of India, which we can make strong with our own genius. The League can develop the rest of the. मैं कहता हूं जनाब, इससे बढ़िया असेसमेंट सिचुएशन की हो ही नहीं सकती जो सरदार पटेल ने की। वो जिस्म के एक हिस्से को जब गैंग्रीन हो जाए तो इसी में फायदा है कि उसको आप काट। जिस तरह से पार्टीशन हुई उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। सच्ची बात आपको बता रहा हूं, दिल की बात। मैं आई एम अ स्ट्रेट शूटर। जिस तरह से हुई, जो खून खराबा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस नताइज पर पहुंचा हूं पाकिस्तान को मुसलसल पढ़ने के बाद में, उस मुआशरे की हरकतें देखने के बाद में, कि साथ में होते ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, हम चांद पर नहीं पहुंच पाते। नहीं, मैं इससे अपने अब तक की स्टडी की बुनियाद पे, अपनी सोच की बुनियाद पे डिफर करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि बोल्डनेस का खाई जाती कोई ये ऐसा नहीं था, अनहोनी या नामुमकिन नहीं थी। ये चीज हो सकती थी अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता। पाकिस्तान जो उधम मचाने वाले होते हैं अरविंद भाई, वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत बड़ी आज भी पाकिस्तान में आपको सारे ऐसे दिखते होंगे, या ये स्टेट का प्रोपेगेंडा होता है, कई और बहुत सारी चीजें हैं जो शामिल कर दी जाती हैं। अगर सही मानों में उसको किया जाए, बहुत वाक़े होते हैं, बड़ी बड़ी कौमों के आप देख लें, बिगाड़ होते हैं जो काबू हो जाते हैं। काबू सब कुछ हो सकता था, सारी चीजें ठीक हो सकती थी। मसलन आप मुझे कुछ ऐसी 2-4 चीजों की आप यहाँ निशानदेही करें जो कि आपको लगता है कि साथ में रहने का ये फायदा हो। मैं समझता हूँ कि आज चाइना से बड़ी, बल्कि तभी हम तो अमेरिका के लेवल पे ये खिता होना था, चाइना से बड़ी ताकत अभी भी इंडिया बनने जा रहा है या एकता है। लेकिन अगर ये इकट्ठा एक होता, इनकी आपस में देखें वसाइल जिस तरह लड़ाइयों पे लगे हैं, जिस तरह इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था, उसके बंटवारे ने उसको जख्मी किया है। वो में जो ताकत आनी थी एकता के साथ, वो नहीं है। तो ये जो तस्वर है कि ये लोग जो मुसलमानी वाले हैं ये कंट्रोलेबल नहीं थे, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता हूँ। ऐसी बात नहीं थी। अगर तब भी लीग की बिलमुकाबल कांग्रेस बोल्डनेस दिखाती और उस तरह मुनज्जम होके इसको संभाल लेती, एक दफा अंग्रेज को निकाल लेते, जो भी जिस तरह भी था, ये बात कंट्रोल की जा सकती थी। देखें, वो एक फॉरेनर जो बैठे होते हैं, इस बारे में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी को। मुझे तो लगता है उस दौर में किसी को जैसे हिंदुस्तान का दर्द ही कोई नहीं था कि एक वजूद की तरह उसको देखा जाता कि हम मेरे अगर हो गई है, बीमारी लग गई है मेरे बाजू को, तो मैं उसका इलाज भी तो करवा सकता हूँ। उसकी दुरुस्ती के बड़े चांसेस थे। चले, ये एक अप्रोच है कि एक हल ये होता है कि नाकाबिल इलाज है, कैंसर हो गया है तो उसको काट के फेंक दिया जाए, लेकिन मैं इसको आइडियल सूरत नहीं समझता हूँ। आइडियल सूरत ये थी कि उसका हम अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से सोच समझ के हिकमत दनाई के साथ हम उसका इलाज कर, और उसको वो इलाज कैसे करते हैं जी, वो
इलाज कैसे करते? इलाज के कई तरीके हैं, होम्योपैथी तरीका भी होता है और हिकमत का तरीका भी है, यूनानी भी है। आप खुलकर बात करें, किस तरह से इलाज? मैं समझता हूँ कि एक पहला तो यही था कि उनको कहते आओ भाई संभाल लो, वो थोड़ी संभाल मुद्दत लो। बाद, अच्छा, एक मिनट, वो थोड़ी संभाल मुद्दत लो। बाद उन्होंने बदतरीन तरीके से, उनसे नहीं होना था, कुछ भी नहीं मैनेज होना था, और उसके बाद वो बेहतरीन मौका होना था, उस पर बाद कैबिनेट कर मिशन दिया। प्लान में कोई संभालने की तो कोई पेशकश थी ही नहीं। नहीं, मैं मानता हूं वो सब ठीक है, मैं तो एक बात बॉक्स से हट के बात कर रहा हूं कि अच्छा। एक कांग्रेस अगर ये इस बात पे आ जाती कि हमने किसी भी कीमत पे हर चीज करेंगे लेकिन बंटवारा हमने नहीं कबूल करना, कोई बात नहीं, नहीं लीडरशिप तो का। वन मैन, एक मिनट रुकें, हम जो है नेशन स्टेट बनने जा रहे हैं, वन मैन वन वोट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे दे रहे हैं, तो फिर आओ संभाल लो का मतलब तो ये कोई मुगलिया सल्तनत की एक्सटेंशन तो नहीं थी। जब वोट मेरा आपका सबका है तो फिर मुसलमानों को ये प्रिविलेज किस बात के देते हैं, क्यों नहीं, देते? मैं इस तरह थोड़ा देखें, आइन बनना था, आइन के मुताबिक ही चलना था, आओ संभाल लो का आइन में मतलब। अगर वो फड्डा डाल देते कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्शंस दिए जाएं, वो तो ऐसा है कि जब बंटवारा हो भी गया और चौधरी खलीकुज़्ज़मान मुस्लिम लीग के इतने बड़े लीडर थे, उनको चाहिए था कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, जिस पाकिस्तान रेजोल्यूशन को उन्होंने लाहौर में सेकंड किया, जब जिन्ना साहब ने उसे पेश किया, तो उनका तो कोई मॉरल राइट बनता ही नहीं था कि वो इंडिया के अंदर रहते। लेकिन फिर भी वो रहे ना, वो इंडिया में रहे भी, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनको हिस्सा बनाया गया तो उसके बाद चौधरी साहब ने क्या मांगा? चौधरी साहब ने मांगी सेपरेट इलेक्टोरेट। वही 1908 की सियासत पे हिंदुस्तान को आजादी के बाद लेके जाना चाहते थे। तो ये तो, अगर ये तो कैरेक्टर है सर, ये तो कैरेक्टर है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले उनके लीडरान का, तो सरदार पटेल ने कहा कि चौधरी साहब होश करें, आपकी तो मुहिम ही सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू होकर जो है एक अलग वतन तक चली गई है। आपको तो, आप अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट में पड़े हैं, आपको तो आपका मुल्क दे दिया गया है। अगर आप खुश नहीं है तो पाकिस्तान चले जाएं। चौधरी साहब पाकिस्तान चले गए, तो सर मेरा ये सवाल है, हम क्यों मुसलमानों को जो है एक्सेप्शंस देते, क्यों उन्हें अपना हाकिम बनाते, जब नेशन स्टेट बनने जा रही है वन मैन वन वोट के बेसिस के ऊपर? नहीं, दो बातें आप देखिए यहाँ हो गई। पहली बात, ये नहीं कह रहा, ये हमारे यहाँ हर जगह ये कहा जाता है, हमारे सिलेबस तक में है कि जना जो है वो वाहद, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान ना बनता। मैंने और मेरे टाइप राइटर ने पाकिस्तान बनाया। वो एक बंदे की अना थी, जैसे तैसे उसको अकोमोडेट कर लिया जाता। उसके बाद आइन ने बनना था, वन मैन वन वोट की बुनियाद भी होना था। क्या वो आइन में, क्या आइन को एक सेकुलर आइन बनाने देते? वो डेमोक्रेसी ने आना था या नहीं आना था? डेमोक्रेसी में अगर उनको दिलचस्पी होती तो 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों मांगते? देखिए, अखीर इसी पे आना था। ये तो बातें होती हैं। जिन्ना साहब के जो 14 नुकात हैं जिन पे पाकिस्तान में जिक्र होता है बहुत ज्यादा, तो वो तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बिल्कुल मुखालिफ हैं। मैं कहता हूँ जी, ये बार्गेनिंग चलती है। जनाब साहब ने कितने पैंतरे बदले हैं, एक पे वो कायम नहीं रहे। उनको, मुझे तो साफ दिखता है कि सीरियस उनको वो नहीं की गई थी पेशकश। अगर जाती तौर पे उसको उसकी अना भारती जाती ओहदे ही दे दिया जाता तो वो मसला हो जाना आपको था। लगता है कि, आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान की तकसीम जो है वो सिर्फ एक ओहदे पे टिकी हुई थी कि जिन्ना को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते तो शायद बंटवारा नहीं होता? इजंट दैट टू सिंपल? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक शख्स की अना थी, बाकी सारी बातें जिमनी हैं। उस अना का मतलब यही है ना कि आप ये कह रहे हैं जिन्ना साहब को अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते तो शायद पार्टीशन होती ही नहीं। मैं कहता हूं कि इस बात पे स्टैंड होना चाहिए था, पार्टीशन को किसी सूरत नहीं कबूल होना चाहिए था। कोई चीजें खौफ जो आज भी दिलाया जाता है, अगर उस वक्त किया जाता तो ये खौफ खत्म हो सकता था। कुछ भी नहीं था, क्या हो जाना था। लेकिन मुल्क, अब देखें, अब जब बंटवारे हो जाते हैं, अलहदा मुल्क बन जाते हैं, तो सूरत हाल बदल जाती है। मुल्क के अंदर रहते हुए खराबियां पड़े, ठीक वक्त आता है वो चीजें ठीक हो जाती हैं। एक चीज होती है, वक्ती चीज होती है। मैं उसको दायमी या अबदी नहीं समझता हूं को, वो ऐसा नहीं था इशू। एक वक्त में एक जोशीली पार्टी उठी होती है, एक वक्त में वो दब जाती है, खत्म हो जाती है। देखिए, इक्तदार जिना के हवाले कर देने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने कोई सब कुछ बादशाह उसको बना लेना था। ये जमहूरियत का दौर है और जमहूरियत के बगैर तो नहीं आज के कंट्री चल सकना था। हिंदुस्तान जैसे मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी ने ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना था। मेरा मुद्दा तो इतना है कि एक शख्स इस हिरस में इस दीद हद तक चले गया था तो उसका इसके अलावा कुछ नहीं बनता था कि उसको सौंप दिया जाता। कुछ भी नहीं हो जाना था। हिंदुस्तान को कहीं लेके भाग नहीं जाना था, बन नहीं जाना था। एक वक्ती चीज होनी थी, बाल होना था, थोड़ी देर बाद वो ठहराव आ जाना था। बाकी की बहुत सी मिसालें हैं कि मैं अर्ज करूं, वो एक हमारे मिसाल पेश की जाती है कि हमारे सैयदना अली वो खलीफा थे, तो उनके पास उनके दौर में एक केस आया एक बच्चे का। दो दावेदार बच्चे, एक कहती थी ये मेरा बच्चा है, एक कहती थी मेरा बच्चा है, दो माएं और एक बच्चा। तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि ये हकीकत
में किसका बच्चा है। तो अली ने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, इस बच्चे के दो टुकड़े काट के तलवार से कर देते हैं, आधा आधा दोनों को दे। जो हकीम माँ थी वो चिल्ला उठी, कहने लगी कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये आप इसके दो टुकड़े मत करें, ये मेरा नहीं है, ये दूसरी का है। तो उन्होंने कहा बस मुझे यही चाहिए था मालूम करना, ये तेरा ही बच्चा है। मैंने ये तरकीब इसलिए बयान की कि जो सच्ची माँ होती है वो कभी नहीं चाहती कि उसके दो टुकड़े हो। तो ये दो टुकड़े होने पे ये रोल अदा होना चाहिए था, जिस तरीके से भी हो। एक वक्ती चीज थी, हंगामी चीज थी, कर देते, औखे हो लेते, जो भी बनता। और सेकंड इससे हटके और बड़ी एक बात मेरे माइंड में ये आती है इस हवाले से कि पार्टीशन को डिले कर दिया जाता। इतनी क्या आग लग गई, आखिर मोर देन 100 ईयर्स अंग्रेज यहाँ बैठे हुए थे और बैठे रहते, क्या हो जाता। मतलब एक चीज को तोड़ देना कोई, मैं इसका हल नहीं समझता, ये कामयाबी नहीं। मुल्क को तोड़वाना बिल्कुल, ये इस बात पे बाल बराबर समझौता नहीं होना चाहिए था, जो कीमत भी अदा करनी पड़ती। एक चीज देखिए, नया जो दौर आ रहा था वो जमहूरियत का, इंसानी हकूक का, और बिल्कुल सिनेरियो बदल रहा था। आप कोई अगर समझता था कि वो फिर शायद मुगलों जैसा इक़्तिदार यहाँ कायम हो सकेगा, तो एक नामुमकिन। इसका तो सवाल ही वक्त का, तारीख का पहिया पीछे को नहीं दौड़ाया जा सकता था। जितनी अवेयरनेस हो की थी और जो मुसलमानों की हालत थी, वो कतई तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये वक्ती था। मैंने मिसालें पेश की हैं कि कश्मीर पे हमने पूरा जोर लगा लिया, हमारी खारजा पॉलिसी का पिछली पौन सदी से हमारी खारजा पॉलिसी का बैवर बना हुआ है। हमने पूरी OIC को, मुस्लिम वर्ल्ड को, पूरी दुनिया में बवेला मचा रखा है, लेकिन उसका क्या हाल निकला? 0 जमा 0 मुसावी 0, कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही हासिल होता है। ये तो अभी भी दीवार से वो टकरे मारने वाली बात है कि अगर हम हौसले से देखें, वक्ती तौर पे कुछ बिगाड़ आता भी महसूस होता, लेकिन तूफान ने थमना, बात रुकनी। देखिए आज के दौर में मुल्कों को तबाह करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब जो मुल्क कायम हो चुके हैं उनकी सोवरेंटी का मामला खत्म करना, अब सिनेरियो बदल गया था। नया 21वीं 20वीं सदी में सिनेरियो बदल रहा था। तो इस एक तूफान को बचा लेते, उसके बाद क्या होना था, हर चीज काबू में आ जाए, कुछ नहीं बनना था, कोई बिगड़ना नहीं था। अच्छा, अब आपका ये सवाल के यूनाइटेड रख क्या फायदा होता, उसके बाद मेजॉरिटी जो है वो उसको, जो मतलब मेजॉरिटी खिते थे उधर से तहरीकें चलती रहती, पेश आती रहती, ये भी एक खौफ है एक तरह का, कोई बात नहीं थी। उसका अल्टीमेटली फायदा यूनाइटेड इंडिया को ही होना था। वो जो भी खिते थे उनकी 3 दर तकसीम भी होनी, और ये सिलसिला ऐसे ही जैसे इस तरह नहीं रहना था। आबादियों का भी आपस में आना जाना, सारी चीजें कायम रहनी। एक एक्सट्रीम एलिमेंट फैला इस वजह से है कि विदेशी गवर्नमेंट को कोई लगाव नहीं था इससे एकता और अखंडता के लिए क्या तकाजे होने चाहिए, बल्कि वो तो वो चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते थे जिससे एकता और अखंडता जो है तबाह हो जाए। एकता और अखंडता का जो असल वारस हैं, जिनको दर्द पेन उनका काम था कि ना होने देते, उसका फायदा ये होता एन खलीग के साथ ही ये चाइना से बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क बन के उभरता। और आज इस पोजीशन अमेरिका के हम पल्ला मुल्क की, और ये जो चीजें हैं, सेकुलर आइन मिल रहा था, उसमें सारा समाज आना था। आज देखें ये इंडिया में कितने मुसलमान हैं और उनका एक ही स्लोगन होता है कि सेकुलर आइन को खत्म नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए लड़ने आखिर हद तक जाने को तैयार हैं, सेकुलर आइन की पामाली ना हो। हमारे मुल्क में ये लोग आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि सेकुलरिज्म वो नहीं आने देना। तो ये सारी चीजें जब एक मुमलकत बन जाती है, जब उसकी इतनी पावरफुल आर्मी, पावरफुल कंट्रोल, तो जो चीजें बयान की जाती हैं, ये प्रॉब्लम आ रही। पटेल साहब ने जो भी कहा वो ठीक है, वक्ती चीजें, मैं हंगामी तौर पे उनके बड़े मुज़र असरात थे, बहुत खौफनाक सूरत हाल। और मैं वो 16 अगस्त 1946 कभी नहीं भूल सकता, डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर जो आग लगाई गई, ये सारा हिंदू कम्युनिटी को खौफजदा करने के लिए, उनको डराने के लिए कि देखो हम तो आग लगा देंगे, बर्बादियां कर देंगे, ये एक हथकंडा के तौर पे थे। इसको हौसले के साथ, हिकमत के साथ, दनाई के साथ टैकल करके निकला। मेरा मानना है, मेरी स्टडी ये है कि इस सारे खिलवाड़ से निकला जा सकता था। ऐसा नहीं था कि उसमें पता नहीं क्या बन जाना था, कुछ नहीं बनना था। एक चीज है, वक्ती तकलीफें आती हैं, कौमों की जिसमें बड़े बड़े मसाइल आते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री पढ़े, उसके दो फांग होने के कितने कितने मौके बने। इब्राहिम लिंकन को क्या क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था, लेकिन अगर वो उस वक्त इस्तकामत ना दिखाते और वो कमजोरी दिखा दे, तो अमेरिका आज का अमेरिका ना हो। ये उस वक्त ही इसके दो टुकड़े भी हो। तो अर्ज ये है, अतातुर्क ने कौम को बनाया, किस तरह बनाया, क्या क्या उनकी चैलेंज है। तो कांग्रेस की आदत जो है, उन्होंने कमजोरी दिखाई है और उनको चाहिए था इस पे स्टैंड ले जाना और इस पे यकसू होके करना कि हमने इस मसले पे कतन गुंजाइश नहीं है। हर मसले को गुंजाइश निकल सकती है, सोचा जा सकता है, डिस्कशन होती है, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन जो एकता है, हम अपने दूध के दो टुकड़े, इसको इस तरह लिया जाता तो आज सिनेरियो और होना था, सारी चीजें। और फिर इसका सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटी को जो नुकसान पहुंचा, जिस तरह वो को यहाँ मारा गया, जिस तरह निकाला गया, वो दर्दमंदी मुझे मेरे सीने पे है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि जो यहाँ का लिबरल सेकुलर मुसलमानों के अंदर जो तबका है, जो फंडामेंटलिस्ट, वो सबसे ज्यादा इस बर्बादी का शिकार हुआ है। अब देखें हमारे यहाँ छा गए, ये इसी तोड़ का, इसी बंटवारे का नतीजा है। यहाँ लिबरल सेकुलर सोच वो किस कदर यतीमी
कमी का शिकार है, कोई सरप्लस नहीं है। ऐसे हम लोग बड़ी अकियत के तौर पे यहाँ रह रहे हैं, तो नुकसान तो असल में हमें झेलना पड़ा। और मैं इस सिलसिले में आपके सामने बयान करूंगा बादशाह खान को बतौर साल, कितना मासूम इंसान, कितनी इतने तगोदू की इस खित्ते के लिए, अमन सलामती और एकता के, और जब उसने ही मानी कांग्रेस ने और ये स्टैंड नहीं लिया तो कितना दुखी हुआ। उसके एक फिक्रे पे कई किताबें मैं कहता हूँ पीछे रह जाती हैं, जो उसने महात्मा गांधी को मुखातब कर कहा कि आपने हमें भेड़ियों के आगे डाल, किस कदर बेबसी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बादशाह खान जी तो चले गए, लेकिन आज सोच के रखने वालों के लिए क्या ये नहीं दिखता कि करोड़ों इंसान जो है वो भेड़ियों के आगे पड़े हुए। तो ये सारी बर्बादियां, सारी आपको अगर ये इस्तकामत दिखाई हो तो ये सारे आपके दस्तों बाजू थे, इनके अंदर ही थे। मेरा हमेशा मानना होता है कि किसी भी कौम में जो रिफॉर्म का इशू है वो बिरून से नहीं होना चाहिए, अंदरून से आना चाहिए। कौम के अपने अंदर से उठने चाहिए जो अपने गुंडों को, बदमाशों को, दहशत गर्दों को लगाम डाले, अपने वो तवाना और मजबूत हो। वक्त कई चीजों को बाजार जो नामुमकिन होती है वो भी मुमकिन बना देता है। हौसला रखें, स्टैंड लें, वो बदल जाता है। मेरी इस बात से मेरे कई इंडियन दोस्तों को जरूर अफसोस होगा या बुरा लगेगा, लेकिन मैं बड़ी अला वजह बसीरत सोच समझ के मैं इस जगह पे पहुंचा हूं कि इस मसले पे उस वक्त क़यादत ने कमजोरी दिखाई है और ये नहीं होना चाहिए था। हिकमत के साथ, जैसे मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते थे, अपनी आजादी की तहरीक को ही जरा मुलतवी कर देते, अंग्रेज को निकालने में इतनी जल्दबाजी ना दिखाती, कोई बात नहीं। वो अगर उनकी जिंदगियों में मसलन 2 साल 3 साल का अगर डिले भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, एकता तो कायम रहे। अगर वो लोग उनमें से दुनिया से सुधार जाते, उनकी जगह लेने के लिए और नई नस्लें हैं। हमें नई नस्लों को मायूसी के साथ ही देखना चाहिए। बड़ी बड़ी शख्सियात, बुद्धा ने कहा था कि मैं कोई इस्लाहकार फॉरवर्ड, इसलिए कोई मैं आखिरी शख्सी तो नहीं, मेरे बाद भी बड़े बड़े लोग हैं। तो लोग आते हैं, आज मोदी साहब नहीं आपके पास आ गए, तो बात यह कि क्यातें आती हैं, बड़ी बड़ी क्यातें निकल आती। कौम की यकजहती को, उसकी एकता अखंडता को तोड़ना मैं समझता हूँ संगीन तरीन जुर्म था। और ये मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे वजूद के 2 टुकड़े। ये बातें बड़ी दर्दनाक हैं और इसलिए हमें इमोशनल होकर नहीं, इंसानी नफ्सियात को सामने रख के ह्यूमैनिटी के हवाले से देखना चाहिए। तो यहाँ कोई मुस्लिम हिंदू का कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं। ये सारी बातें हैं, इसको अगर आपने नेगेटिव सेंस में दिखाना हो तो फिर हिंदुओं के अंदर भी बड़ा तफरका आएगा, मुसलमानों के अंदर थोड़े तफरके हैं, शिया सुन्नी की थोड़ी लड़ाइयां। तो अगर हमने इस लिहाज से देखें तो मसला जो है वो ऐसा नहीं था। ये तफरके होते हैं, उनको हमने समेटना होता है। हम एक ही, हम भाई हैं, हम सगे भाइयों से अगर मोहब्बत का रिश्ता हो, ज़हन मिलते हो, हम एक आदर्श मिलते हो तो फिर भाई होते हैं। अगर वो नहीं मिलते हो तो सगे भाइयों में भी तौबा तौबा की बात है, खिलवाड़ हो जाता है। सगे भाइयों ने, औरंगजेब ने अपने भाइयों के, वो सगे भाई थे, क्या सलूक किया था। लाशें, उनके बच्चों की लाशें आप देखिए घुमाई जा रही। ये बात असल में अप्रोच की है, सोच ही है। हम एक हैं, हमारी अप्रोच एक है। हम सेकुलरिज्म के साए में, हम आईनी हक के साए में, जो इंडिया का जो इतना जबरदस्त आइन है, मैं कहता हूँ इंडियन कौम इस पे फख्र करती है कि उनको उनकी क़यादत ने इतना भरपूर और शानदार आइन दिया है जो उसकी एकता, यकजहती और तरक्की का जामन है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे नौजवानों के जहनों में जो जहर अंडेला गया है, हम उसके लिए निकालें, उनको बताएं कि हिंदू बुरे नहीं होते। हिंदू तो बहुत ही नजर है, उनके अंदर खुदा ने खुला दिल रखा है, ओपन माइंड रखा है। उनके अंदर इंसानों के साथ हमआंगी का जो कंसेप्ट रहा है, इतना उन्होंने लोगों को जितना सब्र पेश दिया है, सब्र हौसला जितना कुदरत ने उनको दिया है, वो सामने रखें। उनकी अजमत के हम यहाँ गीत गाएं, बताएं लोगों, ये चीजें हैं करने वाली। हम ये फिर इंडिया जो तरक्की करता, शाइनिंग इंडिया के उभर के सामने आए। इंडिया को आलमी सतह पे जो इज्जत, काम, शोहरत जो इस वक्त आलमी ताकतों में उसका शुमार होने जा रहा है, कल को वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। ये सब चीजें आने वाली। मैं कांग्रेस की आदत का दिलो जान से एहतराम करता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया नेक जज्बे से किया, उनका उसमें कोई खुलूस था। वो कोई हिंदू को या किसी को नुकसान या इंडिया को कोई नुकसान नहीं वो पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अपने तफीक ये सोचा कि इतनी बड़ी जो बांग्लादेश की और पाकिस्तान मेजॉरिटी खितों की आबादी जब इधर शामिल होगी तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन बना देंगे। उनके खदशात थे, उनमें वजन भी है, कुली तौर पर रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन मेरा अज़्म ये मुझे कहता है, जहाँ बड़ी बारीकी से मुसलसल बरसों लगे हैं, गौर करता चला आ रहा हूँ, पढ़ता भी आ रहा हूँ, तो ये इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उनका दुश्मन कोई ऐसा नहीं था कि कोई वो जन भूत और कोई बड़ी बला चीजें थी। वो वक्त के साथ, आज का जमाना देखिए, एक जमाने में तलवार से लड़ाइयां होती और जो कभी अलजुस्सा होता था वो हावी होता था। आज शऊर का जमाना आ चुका है। अब तो एक लड़की जो जिसको कमजोर समझा जाता है, उसके हाथ में ऐसे हथियार, ऐसी मशीन गन, ऐसी चीज हो, वो बड़े बड़े बहादुर को उड़ा के रख दे। तो अब शऊर के वालों ने ही आगे बढ़ना था और ये कितनी देर तक रोका जा सकता था। अब एक पोस्ट उस वक्त जो भी ऐसे मुतालबे थे वो बड़ा पेश कैबिनेट को पेश किया जाता है, 10 साल का था। 10 साल में दुनिया बदल जाती है। 10 साल का कोई खौफ ऐसा नहीं था, कोई बात नहीं। वो चीजें हिंदुस्तान का दर्द रखने वाली क्यादत की हुक्मरानी कायम हो जाती, आई जानी थी वक्त, तो वो सारे धोने धुल जाते हैं। एक बदेशी के साथ हमें तकाबल नहीं करना, जिनका मोटो ये था कि
अपना डंग टपाओ और उनको लड़ाओ और अपनी हुक्मरानी पर मुसल्लत रखो। तो वो अब जा रहा है, वर्ल्ड वार के बाद वो इतने कमजोर हो चुके थे, उन्होंने जाना ही था। इतनी देर वो ठहर, वो जद्दोजहद ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जाना ही था, कोई चारा नहीं रहना था इसके अलावा, और कोई बात नहीं रहनी थी लीग के पास। ये सब चीजें हैं। बहरहाल मेरे से डिसएग्री करना चाहें, पास दलाइल है, वो कर सकते। चले आगे बढ़ते हैं रेहान भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं, जिन्ना साहब तो कहकर गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कनाडा और अमेरिका जैसे होंगे, तो ये जो आज हम जिस नहज पर खड़े हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो देखें, जब आपने पूरा हिंदुस्तान में जो बर्बादी कर दी थी, जो खून दे दी, मैं अब लाहौर को ही देखता हूँ, सारी मेरी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, कदीम लाहौर में जाता हूँ, वहाँ हिंदुओं की वो सारी बिल्डिंगें देखता हूँ। अब देखें प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये 85% के करीब हिंदू मलकीतें थी। हमने सारे नाम बदले हैं बाद में, बहुत सारे कुछ नाम अभी भी मौजूद हैं। जितने हमारी मेन जो जगह थी वो प्रॉपर्टी के लिहाज से लाहौर उन्हीं का बनता था, और उसकी बैकग्राउंड अगर देखी जाए तो ये एक हिंदू सिटी था बेसिकली। मेरा दादा कहा करता था मुसलमानों के पास था क्या था, मतलब कि ये भूख नंग थी, काम करते नहीं थे, चुदराहटें बस शौकी ये चीजें थी। जो लोग मेहनत करते हैं वही मुकाम बनाते हैं। आज के पाकिस्तान को और आज के इंडिया को भी तकाबल इस बैकग्राउंड में आप कर सकते हैं। इन हालात में ये सारी जो बर्बादी की गई, उसके रिजल्ट निकलने थे, वो आज हमारे सामने है। हमने ये सारा किया ही, जो कुछ किया गया है। मुझे तो जब मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो प्रॉपर्टियां जायदादें छीनने के लिए किया गया था और कुछ भी नहीं था। लुटेरों की अप्रोच थी, कॉमन मैन की अप्रोच नहीं थी, और आज भी नहीं है। आज भी आप पूछ रहे हैं ना कि आज ये तल्लक खराब होने की वजह क्या है। तल्लक खराब होने की वजह मखसूस तबकात हैं हमारे पास, और वो मखसूस सोच है और मखसूस प्रोपेगेंडा है। देखिए हमारे बच्चों को पहली शुरू की क्लासों से एंड तक एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि हिंदू तुम्हारा असली दुश्मन है। हर चीज में इतना ये पार्टीशन के जो मामलात हुए, ये जो मूवमेंट चली आजादी की, उसको भी बड़े ही घटिया एंगल से पढ़ाया जाता है और लोगों के जहनों में बिठाया जाता है। इसके बावजूद मैं कहा करता हूं कि ऐश्वर्या राय अगर लाहौर में है तो सारा लाहौर उमड़ के आ जाएगा। क्या वजह है? एक हिंदू सिविलाइजेशन में जो मिठास है, जो अपनाइयत है, जो इंसान दोस्ती का पहलू है, मैं समझता हूँ वो बहुत अपने अंदर जान रखता है। और ये चीज अगर लोगों को ये मखसूस प्रोपेगेंडे को खत्म करवा लिया जाए या इस पे काबू, वक्त आने पे अखीर चीजें मिटेंगी, खत्म होंगी। इंसानों में ऐसी नफरतें नहीं होती जैसी बयान की जाती हैं। मैं अब दुबई कई दफा जाता हूँ, मैं देखता हूँ हिंदू और मुसलमान वो एक कमरे में, एक घर में दोस्तों की तरह, मेरे कई दोस्त हैं, इस तरह रह रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आपको तो कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आप तो एक कमरे में रह रहे हैं, ये क्या चक्कर, तो हंसने लगते हैं। तो ये चीजें, नफरतें जो होती हैं, ये अबदी चीज नहीं होती हैं, ये वक्ती चीज होती हैं। इनको हिकमत से टैकल करते हुए काबू करना चाहिए। अब जो आपने वो जना साहब को कोर्ट किया, हरकत देखें, करतूत देखें, कितनी 10 लाख इंसानों की मौतें करके और लोगों के घरों को उजाड़ के, एक शख्स को अपने घर की पड़ी हुई है, अपना एक बेचवट लिया औरंगजेब रोड वाला, और दूसरा बम्बे वाले के पर नजर रखी कि देखो वो किसी को नहीं देना, मैंने वहां क्याम करना है। अपने घर की इतनी फिक्र है, और जिनके लाखों नहीं करोड़ के करीब घर बर्बाद हुए, जो उजड़ के बेचारे चले गए, तो उसका कौन जिम्मेदार? तो नफरतें इधर से ढूंढें। ये चीजें जो हरकतें हुई हैं वो अब ठीक है, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी सही जा रही है, सच्चाई यही है। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे तल्लुकात हों, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, मैं अगर होता तो मैं आपके सामने भर के तनकीद करता कि आपकी गवर्नमेंट जो है, जो अगर मैं अपनी पे कर सकता हूं तो उस पर क्यों नहीं कर सकता। मैं कहता कि वो क्यों नहीं अच्छे तल्लुकात, वो ठीक कर रहे हैं तल्लुकात ऐसे ही। मतलब अगर तल्लुकात बनाने का मतलब ये है कि आपकी जेब काटनी है, तो ऐसे तल्लुकात पे लानत होनी चाहिए। तल्लुकात में एक स्टैंडर्ड होता है, असूल होते हैं। अब किस बात पे झगड़ा है? कश्मीर का अभी हमारे एक वज़ीर आज़म जो, जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, वो टेम्परेरी आर्जी तौर पे बनाया गया, उसको वो कह रहा है कि 300 जंगे लड़ने को तैयार हूं। खुदा के बंदे, ये बात कहने से पहले 10 दफा सोच मैं क्या कह रहा हूं। अभी कल की बात है कि एक बड़े ओहदे वाला कह रहा था कि हमारे पास इंडिया से लड़ने के लिए, एक जंग भी लड़ने के लिए हमारे टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तेल नहीं है। तो ये कैसी बातें हाँक रहे हैं? तो ये बेवकूफ अहमक, इस तरह के सरफरे फजूल किस्म के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि आप उनको देख के बाकी सारे लोगों को उसी तरह देखें और समझें। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी सुन रहे होंगे जिन्होंने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ पढ़ के शायद एक राय बनाई हो कि जी हिंदुस्तान एक जो है ना गासिब मुल्क है, वो हमें हड़प देना चाहता है, हमें हम पर कब्जा करना चाहता है, उसने पहले भी हमारे साथ ये कर चुका है। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि ये कहते हैं मेरे जैसे इंडिया से कि जी सारी जंगें जितनी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई हैं वो तो पाकिस्तानियों ने शुरू की है? तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए बात यह कि पहले चीजें काफी छुपा के और जाली प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाता था। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के आने से
आगे बढ़ने से काफी नंगे हो रहे हैं ये लोग, जिन्होंने झूठ के बुनियाद पे नफरत का व्यापार शुरू कर रखा था, अब वो नंगे होते जा रहे हैं। और आप देखिएगा वक्त आने के साथ साथ ये चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर उस जिस शख्स ने इस तरह की बात की है, यही मजम्मत हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक ने भी उसको सपोर्ट किया हो या कहा हो। हमारे के नेशनल मीडिया में भी उसके बारे में अच्छा नहीं कहा गया कि उसने जो बयान दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये झूठ के वो कहते हैं ना पांव नहीं होते, झूठ कितनी देर चलता है, झूठ आखिर झूठ ही होता है। तो ये वक्त आने पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके लीडर हैं मोदी जी। आप कैसे देखते हैं बीजेपी को और मोदी जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि शुरू दिन से मेरी अपनायत जो है महात्मा गांधी के साथ रही है। मैंने बचपन से गांधी जी को पढ़ा और मेरे साथ इतना बुरा सलूक होता रहा। हमारे कौमी अखबारात में मैं महात्मा गांधी लिखता था तो महात्मा काट देते थे, अगर गांधी जी लिखता था तो उसमें जी काट देते थे। इतना तस्सब था। अब वो तस्सब काफी बल्कि हद तक मैं समझता हूँ कम हुआ है, वरना मेरा पिछला टर्न्योर में। लेकिन कांग्रेस से तमाम तर अपनायत हमदर्दी के बावजूद मैं कहता हूँ कि कई चीजें उन्होंने अनड्यू की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जरूर दुखन होती होगी कि जिस तरह लाहौर तो खाली हो गया हिंदुओं से जो असल मालिक थे लाहौर के, और दिल्ली में तो माशाल्लाह उसी की तरह कहकशां है, और उसी तरह जो जहां बैठा हुआ था वो उसी तरह वही उसी आन बान शान के साथ है। तो ये चुभन होती होगी या नहीं होती होगी? क्योंकि इंसाफ तो नहीं हुआ। इंसाफ तो ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ किया है तो फिर वो खुद भी तो जाएं। ये तो यकता बात हुई कि उधर से सारे लोगों को निकाल दिया जाए, जमीन रख ली जाए और लोग निकाल दिए जाएं, आपके पास वो वहीं के वहीं बैठे रहे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू माइंड में अगर ये सोच आती है तो ये गैर फितरी सोच नहीं है। ये किस खुशी में बिठाए गए थे, और उस वक्त वो बड़ापन अपनी जगह, वो हमारे डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं, डॉक्टर इश्तियाक साहब, उनका बड़ापन था, बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी। मानता हूँ ग्रेटनेस थी, बड़ापन था, लेकिन सियासत के अपने तकाजे होते, सियासत के तकाजों के लिहाज से। बल्कि जब ये मूवमेंट चली थी उस वक्त ये क्लियर कर देना, इनके आंखें खोल देते, इनके कानों में ये बात पहुंच जाती कि अगर तुम लोगों ने इस तरह का बंटवारा करना है तो फिर अपना ये जो आल अलाद है सारा कुछ लेके जाओ। मैं तो कई दफा यहां तक कहता हूं कि भाई ये बेसिकली ये जो जिसको हम आज अपना मुल्क जो भी कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, इस्लामी इस्लामी कर रहे हैं, ये बेसिकली तो हिंदुस्तान का अंग था। हिंदुस्तान का तारीखी तौर पे, नस्ली तौर पे, प्रॉपर्टी के लिहाज से, हर हवाले से आप देख लें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, अशोका का वो टेक्सला कहाँ है, वो सारे इधर ही है ना। तो ये क्या अंग नहीं है उसका? हमने अगर इस्लामी तजर्बा करना था तो हमारे लिए अरबस्तान बेहतरीन पोजीशन, जहां से हम कहते हैं जी हम वहां से आए थे, तो सऊदी अरब में तो उनको जाके कहते कि भाई ये तो हमारी जन्मभूमि हमारे मजहब की है, हमने यहाँ वो लिबर्टी जो जनाब साहब कहते थे इस्लाम की तजर्बा गाह बनानी है, वो मक्के में जाके बनानी चाहिए थी या मदीना शरीफ में। यहाँ वो बनाने का क्या तुक बनता था? मैं आज भी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि हिंदू का सीना, हिंदू की कल्बी वुसअत वो बेमिसाल है, और उनका जिगरा है कि उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद, इतने जख्म खाने के बावजूद अपने मुल्क में आज भी वो लोग रखे हुए हैं जो वहां बैठ के छुरे चलाने की कई कोशिशें भी करते रहे। इसके बावजूद ये हिंदू की कितनी बड़ी अजमत है कि उन लोगों ने उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमारे यहाँ प्रोपोगंडा किया जाता है जी मुसलमान जी, ये मुझे इंडियन मुसलमान मिलते हैं, मैं उनसे बड़ी तकरार करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपने हिंदू भाइयों का, तुम्हें तो बढ़ चढ़ के कहना जय श्री राम जी कहना चाहिए कि उनके राम जी के मानने वालों ने आप लोगों को जो मोहब्बतें दी हैं, और जिस तरह आपकी बदसलूकियों के भी वो उन्होंने बर्दाश्त कर गए, पी गए आपके सारी जातियों को। तो ये सारे इस बैकग्राउंड में देखा जाए तो बीजेपी आपने पूछा, और मोदी जी का मैं समझता हूँ बेहतरीन रोल है। और मोदी जी का तो इंटरनेशनली आप देखें ना, मुस्लिम कंट्रीज के साथ उन्होंने कितनी अपनायत दिखाई है। और आज देखें दुबई में वो जबरदस्त राम का मंदिर बन रहा है, और कई चीजें सऊदी अरब में सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो उनको दिया गया है, और भी कई बहरीन में और मुल्कों में भी, इजिप्ट में उनकी बड़ी आओ भगत। मैं बल्कि इंडियन को एक बात कहनी चाहूंगा आपकी तवज्जुह से कि इनको बढ़ चढ़ के एक चीज मुतालबा करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में, और इनकी आवाज सुनी भी जाएगी कि हमें ओआईसी का बाकायदा मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता। ओआईसी में जो मेंबर हैं वो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले नहीं हैं, जहां मुसलमानों की काफी तादाद बस्ती हो। आपके पास इतने बड़े मुसलमान, वैसे तो हकूक सारे लिए हुए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्या ये आपका राइट नहीं है कि जब 25 करोड़ को आप लोगों ने संभाला हुआ है तो आप ओआईसी में अपने लिए जगह बनाएं? एक दफा ये हुआ था इजिप्ट में, आपको मालूम होगा, पुरानी नासर के जमाने में ओआईसी के मेंबरों ने कहा बात तो लॉजिकली है कि इंडिया को होना चाहिए इसमें, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन ने वहां से बाइकाट कर दिया। ये जो भी मिसाइल हुए, आज वक्त बदल चुका है, तब तो फिर भी कोई पोजीशन थी, आज इस कदर वक्त बदल चुका है। अरविंद भाई, मोदी जी को मजीद 2 कदम आगे बढ़ के इस तरह के इकदाम भी उठाने चाहिए। अगर ये उठाएंगे तो मजीद बहुत कुछ उनके हाथ में आएगा, और उनकी पॉलिसी पे मैं खुश हूँ। जो गलत आएगी पॉलिसी, मैं सबसे बढ़ के मजम्मत करूंगा बीजेपी की और मोदी जी की। मैं जब जायजा लेता हूँ तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, बल्कि उनको निशानदेही करता हूँ 2 कदम इस तरह आगे और बढ़ाए। सही। आप पाकिस्तान के जो मौजूदा बदतरीन सियासी और मुआशी हालात हैं उसके लिए
किसको जिम्मेदार समझते हैं? किस किस का नाम लूं? वो इंडियन एक मूवी में वो कहती है कि मैं किस किस का नाम लूं, कि क्या क्या बताऊं, कौन कौन सितम कर रहे हैं। मैं बेसिक तो एक ही जी, बड़े घर को ही खुरे जाते हैं ज्यादा। देखें, जो ताकतवर होता है ज्यादा उसी को होना भी चाहिए ठीक करने के लिए भी। मैं उन्हीं से तवक्को रखता हूं, उनकी खिदमत में अब मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने आर्टिकल में भी कि उन्हीं को तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दुआ देना। तो उनको ये कहता हूं कि महाराज अब बस कर दें, बहुत हो गया, अब बेचारों पे तरस खाएं। आपके अपने मसाइल पैदा हो रहे हैं, जब पल्ले कुछ नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? जब कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ होगा तो आप भी लेंगे। तो आप अब तरस खाएं इन पे, और अपने ये जो पाले हुए हैं, जो पालतू जो हर वक्त गुंडागर्दी पे मुसल्लत तैयार रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दाल किले पे झंडा लहरा देंगे, हम पूरी दुनिया में छा जाएं, कुरान सुन्ना की दावत लेकर उठो, पूरी दुनिया पे छा जाओ, इस तरह के जो बिल्कुल गैर हकीकी और बलगर किस्म के लोग पाले हुए हैं, इनसे हाथ उठा लें। अब जब हाथ उठ जाएगा और एक डेमोक्रेसी को चलने दें, लोगों को अपनी आजादी इजहार दें, लोगों को खुल के बात करने दें। देखें, यहाँ मैं अपने कौमी अखबार, बड़े आपने अभी जिक्र किया जंग में मैं लिखता हूँ, सच्ची बात है, वहां मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं लिख सकता, बड़ी मुश्किलात हैं। ये तो सोशल मीडिया की बरकत से देखें, जो आज इतना आपके साथ या इस तरह मैं कुछ लोगों से बोल लेता हूँ या कह लेता हूँ, मुझे कई दफा मुश्किलें भी पेश आती हैं, लेकिन मैं बहाल कहता हूँ कि भाई लॉजिक से बात करो। मेरा मौकफ एक ही होता है, आओ बैठ जाते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, अगर आप सही हैं तो मैं मानने को तैयार। जी रेहान भाई, आप वाकई में बहुत ही बहादुर इंसान हैं जो कि अपने कॉलम्स के जरिए पाकिस्तान में लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया जो है अब बहुत बदल गई है और वक्त रहते हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऑलरेडी देर बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। जी, मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। बल्कि मेरी तमन्ना रहती है कि मैं कुछ इंडिया से मेरी भी वाकफियत हो, क्योंकि मैं यहाँ काम तो बड़ी मुद्दत से, रुबा सदी से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सच्ची बात है, कहीं किसी से ना कोई दोस्ती है, ना कोई ताल्लुक वास्ता है, जान पहचान बिल्कुल नहीं है। आपसे हुई है, मुझे बड़ी खुशी है आपसे इस दोस्ती की, और मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया के लोगों को मैं अपनायत फील करता हूँ। मैं कई दफा लिख देता हूँ आई लव हिंदूज, और मैं मुझे जो इसके जवाब मिलते हैं वो भी मैं देखे, मुझे बहुत ही अच्छे यहूदो हनूद, ये हमारी टर्म है, तो मुझे सच्ची बात ये दोनों से ही बहुत प्यार, यहूदो नहूद जो भी। इसी रोज आपसे यहूदियों पर भी बात करेंगे, इजराइल फिलिस्तीन के मसले के ऊपर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगला प्रोग्राम उसी मौजू पर करें। जी तो बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, आज आपने टाइम। थैंक